सो लास्ट क्लास में हमने एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक आइडिया ले लिया था। आज हम देखेंगे कि अगर एम्पेरिकल फार्मूला नहीं गिवन तो मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा। सो टुडेज टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, साइकिल है, वो साइकिल प्रोसीजर फॉलो करते जाओ, आपके सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दे रखा है वो लिखिए। उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट लिखें। हो सकता है परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट आपको ना देते हुए आपको वेट रेशो दे रखा हो उसमें। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। ठीक, वंस नंबर ऑफ एटम्स हैज बीन कैलकुलेटेड तब मैं बात करूंगा रिलेटिव वैल्यू की। रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? इट इज नंबर ऑफ एटम्स जो भी यहाँ से आए आपके डिवाइड बाय लोवेस्ट वैल्यू। पहले क्या करो, एलिमेंट लिखो, उसका परसेंटेज लिखो, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करो, जो भी परसेंटेज दे रखी है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। सपोज दो एलिमेंट दे रखे हैं, उन दोनों के नंबर ऑफ एटम आ गए, उन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। उन दोनों वैल्यू में जो छोटी वैल्यू है, इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स में जो छोटी वैल्यू है, उस छोटी वैल्यू को उन्हीं दोनों से डिवाइड करो तो रिलेटिव वैल्यू आ जाएगी। या तो आंसर आपका यहाँ तक आ जाएगा। अगर यहाँ तक आंसर कब आया कब नहीं किस बेसिस पे पता लगाऊंगा, मेरा एम्पेरिकल फार्मूला इंटीजर फॉर्म में बनना चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करना चाहिए। नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आपकी रिलेटिव वैल्यू आ रही है, या तो यहाँ तक आंसर आ जाता है। रिलेटिव वैल्यू अगर नेचुरल नंबर या इंटीजर में आ जाए तो आंसर यहीं खत्म। अगर नहीं आती तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। फिर अपन फाइंड आउट करते हैं स्पेसिफिक वैल्यू। अगर ये मेरा इंटीजर में नहीं आता तब मैं जाऊंगा इस पे। स्पेसिफिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिलेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ऐसे लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये रिलेटिव वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि ये रिलेटिव वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक बात है। तो ये साइकिल एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में। मैं इसके बेसिस का एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। प्रोसीजर अपन यही फॉलो करेंगे। ठीक है, आप उस साइकिल को इसके साथ मैच कराते जाइएगा। Hydrocarbon contains 80% carbon if MFM, होपफुली याद होगा क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ हाइड्रोकार्बन is 30, then calculate its molecular formula and empirical formula. ठीक है, then calculate its molecular formula and empirical formula. कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितना, अब परसेंटेज लिखेंगे। एलिमेंट लिख लिए, अब परसेंटेज लिखेंगे। कार्बन 80% है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 20। थर्ड क्या करा था? नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करे थे। नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करे थे? जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको उसके
एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, सो इट इज 80/12, इट इज 20/1। ये कितना आएगा, 4 से जा रहा है ये सब है ना, 20/3, ये 20। अब अपन फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, जो भी आपके नंबर ऑफ एटम आए उसमें जो छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। इट इज 20/3/20/3, ये कितना आ गया 1, ये 20/20/3, ये कितना आ गया 3। ठीक है, आपके वैल्यूज रिलेटिव वैल्यूज जो है वो मिल गए किसमें, नेचुरल नंबर में। तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया क्या, CH3, C आया 1, H आया 3, इसलिए CH3। वंस एम्पेरिकल फार्मूला हैज बीन कैलकुलेटेड, एम्पेरिकल फार्मूला मास भी आसानी से निकाल सकते हो, कितना आएगा 12 + 3 15। ठीक बात, एम्पेरिकल फार्मूला मास आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से निकल जाएगा। लास्ट क्लास में अपन ने देखा ही था दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला आपका CH3 आया, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 30 दे रखा है, एम्पेरिकल फार्मूला मास 15 आया। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, C2H6। ठीक है, तो ये इस तरीके की कैटेगरी के न्यूमेरिकल बनते हैं। मैं आपको एक रिलेटिव वैल्यू की यूज वाला न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। इसके बाद आपका एक लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक बच जाएगा लास्ट। कंपाउंड ऑफ पोटेशियम, क्रोमियम and oxygen contains 26.6% of potassium, 38% oxygen if molar mass, दिमाग आप ही को लगाना है भैया, है ना, of the compound is 294, then calculate its molecular formula and empirical formula। ठीक है, 3 एलिमेंट थे, पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन। एलिमेंट लिख दिए, परसेंटेज लिख लो। पोटेशियम की 26.6, इसकी 38, इसकी सब्सट्रैक्ट करोगे 100 में से तो आएगी 35.4। ठीक है, एलिमेंट लिख ली है। अब उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, 26.6 डिवाइड बाय 39, 35.4 डिवाइड बाय 52 एंड 38 डिवाइड बाय 16। ये आएगा 2.4, ये आएगा 0.67, ये आएगा 0.68। छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो, तो ये तो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अप्रोक्स मान लेना, इतना भी मतलब घुस मत जाना कि बिल्कुल ही। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 1। 2.4 को जब आप 0.67 से डिवाइड करते हो तो ये आती है वैल्यू 3.5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इंटीजर में वैल्यू नहीं मिल रही, तो इसको किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे सारे इंटीजर फॉर्म में मिल जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपनी क्या आ गई स्पेसिफिक वैल्यू। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 7। क्या बन गया मेरा एम्पिरिकल फार्मूला, K2Cr2O7। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो एम्पिरिकल फार्मूला मास भी आ जाएगा। इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा 294। एम्पेरिकल फार्मूला मास आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है तो n आ जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा है तो n आ जाएगा, और दोनों कोइंसिडेंटली सेम है तो n बराबर 1। इफ n इक्वल टू 1 दैट मीन्स अपन जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पेरिकल फार्मूला है। क्लियर है?
आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। देखिए इसे।